नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ए आई जे 2x3 वेयर ए आई जे 2i प्लस जे फॉर ऑल आई एंड जे के लिए हमें एक ऐसी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें 2 तो क्या हो रो और 3 क्या हो कॉलम, और किस तरह से हो ए आई जे इक्वल टू 2i प्लस जे। जैसे देखते हैं सॉल्यूशन में इसको आंसर में कैसे लिखेंगे। हमें ए आई जे क्या दे रखा है, ए आई जे दे रखे हैं 2i प्लस जे। मुझे कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है 2x3। ए क्या दे रखा है हमें ए आई जे 2x3। मुझे रो कितने चाहिए 2 और कॉलम्स 3 चाहिए। तो जो मेरी कंस्ट्रक्ट करूंगा मैट्रिक्स कैसी होगी जिसमें 2 तो क्या होंगे रो और कॉलम कितने होंगे 3। जैसे A11 यहाँ पे 1 रो 1 कॉलम, A12 1 रो 2 कॉलम। मुझे कॉलम कितने चाहिए 3 A13। देखो कितने कॉलम चाहिए थे 3 कॉलम हो चुके हैं। रो कितने चाहिए 2, रो अभी कितने हुए हैं 1, तो एक और ले लेते हैं A21 A22 A23। मुझे ऐसी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। पहले मुझे A11 की वैल्यू चाहिए, फिर A12 की, फिर A13 की, फिर A21 की, A22 की, A23 की। आप एक क्वेश्चन समझ लें सारे एक जैसे होंगे। कैसे? जैसे मैं ए आई जे लिखता हूँ 2i प्लस जे। मुझे कितना चाहिए A11 i की जगह कितना है 1 और j की जगह भी कितना है 1। तो i और j की दोनों जगह कितना रखेंगे 1 और 1। जैसे यहाँ पे 1 रखा, i की जगह 1 और j की जगह भी 1। 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 कितना आ गया 3। तो आपका A11 कितना आया, ये कितना आ गया आपका 3। अब क्या निकालेंगे A12 i को कितना रखेंगे 1 और j को कितना रखेंगे 2। ये क्या है i की जगह कितना आएगा 1 और ये क्या है j की जगह कितना आएगा 2। तो यहाँ पे रखते हैं 2 इंटू 1 प्लस j की जगह कितना आया 2 प्लस 2 कितना आ गया 4। अब क्या निकालते हैं, ये कितना आ गया आपका 4। अब A13 i को कितना लेना है 1 और j को 3। 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना आ गया बच्चों 5। जैसे हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगेगा आपको। अब क्या निकालने हैं A21। अब i की वैल्यू कितनी लेनी है 2 और j की 1। i की 2 और j की 1, 2 इंटू 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना आ गया 5। अब क्या निकालेंगे A22। अब A22 निकालते हैं, i को भी 2 और j को भी 2, 2 इंटू 2 प्लस 2, i को भी 2 लेना और j को भी 2, 4 प्लस 2 6। अब क्या निकालते हैं A23 2 इंटू 2 प्लस 3, ये कितना आ गया 7। तो 8 5 6 7, ये हमने क्या कर दिया एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर दिया 2x3 को, जिसमें 2 तो रो हैं और 3 क्या हैं कॉलम। कैसे? एलिमेंट कितने से 2 इंटू 3 6 क्या है इसमें एलिमेंट है। इजी सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लगाते हैं इस टाइप का। क्या था कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ए आई जे 2x3 वेयर ए आई जे कैसे दे रखा 2i प्लस जे फॉर ऑल आई एंड जे। हमें क्या करनी थी एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना जिसका ऑर्डर कितना हो 2x3। आंसर में ए आई जे दे रखा था। कैसी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना था जिसमें 2 तो रो और 3 क्या हो कॉलम। तो हमने क्या किया पहले एक मैट्रिक्स बनाया 2x3 का जिसमें 2 तो क्या थे 2 रो एंड 3 कॉलम। देखो रो R1 R2 2 रोज एंड कॉलम C1 C2 C3 3 क्या था इसमें कॉलम। तो सबसे पहले मुझे A11 चाहिए था, मतलब i की जगह 1 रखना पड़ेगा और j की जगह भी 1 रखना पड़ेगा। A12 i की जगह 1 और j की जगह 2। ये मैंने सारी वैल्यू निकाल के वो मैट्रिक्स को क्या कर दिया कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब एक एग्जांपल और देखते हैं इसी के ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ले ली, मान लो हमने ये ले लिया, इसका नाम रख दिया M, कैसे, HJK 2 क्रॉस 2, वेयर HJK डिफाइन किस तरह से, I माइनस 2J का मॉड डिवाइड बाय 3। अब कैसी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है मुझे, जिसका ऑर्डर कितना है, जिसमें 2 तो रो हैं और 2 कॉलम है, और किस तरह से डिफाइन है, I माइनस 2J डिवाइड बाई 3। जो हमेशा ये फर्स्ट वाला होगा ये रो के लिए, और जो ये सेकंड वाला होगा कॉलम के लिए। तो मुझे 2 तो रोज चाहिए, 2 कॉलम चाहिए। देखो आंसर में कैसे लिखेंगे इसको, रो कितनी चाहिए, 2। तो पहले तो मैं मैट्रिक्स देख लेता हूँ, M 2 क्रॉस 2, H11 H12। देखो कितने रो तो 2 चाहिए, एक तो बन गया, और कॉलम कितनी चाहिए थे, 2। देखो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, H21 H22 2 क्रॉस 2। और HJK किस तरह से डिफाइन है, HJK आपका डिफाइन है I माइनस 2J का मॉड डिवाइड बाई 3, I माइनस 2J का मॉड डिवाइड बाई 3। तो मुझे पहले क्या चाहिए, H11, J की जगह 1 और K की जगह भी 1, यहाँ पे पुट करते हैं, पहले H11 निकालते हैं, I माइनस 2 इंटू 1 का मॉड डिवाइड बाई 3। तो ये कितना बन गया, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 बाई 3 का मॉड। मॉड का क्या काम होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देना। तो ये कितना बन 1 बाई 3। अब H12 निकालते हैं, H12 I को कितना लेना है, 1 और J को 2। 1 माइनस 2 इंटू 2 का मॉड डिवाइड बाई 3, ये माइनस 3 का मॉड डिवाइड बाई 3। मॉड नेगेटिव को बना देता है पॉजिटिव, तो आज कितना बना ये 1। अब कितना निकालते हैं, H21 निकालते हैं, I को कितना लेना है, J को कितना लेना है 2 और K को 1। J को कितना लेना है 2 और K को कितना लेना है 1। डाल देते हैं 1 माइनस, यहाँ पे I की जगह आप कितना डाल रहे हो, 2 माइनस 2 इंटू 1 का मॉड डिवाइड बाई 3, 0 का मॉड डिवाइड बाई 3, ये कितना आ गया 0। अब क्या निकालते हैं, H22, H की जगह दोनों की जगह कितना है, 2 माइनस 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। ये देखो 4 माइनस 2, 2 माइनस 2 का मॉड 2, तो 2 बाई 3। आपकी मैट्रिक्स क्या आ गई जो आपको कंस्ट्रक्ट किया आपने, 1 बाई 3, 1 0 2 बाई 3। ईजी सा क्वेश्चन था। HIJ को चेंज करके आपसे कोई भी क्वेश्चन बनवा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट मार्क करना। ये 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपसे, दोनों के दोनों बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में पूछे गए हैं। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स CIJ 3 क्रॉस 3 वेयर CIJ किस तरह से डिफाइन है, ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन रहेगा। I प्लस 2 I ग्रेटर देन J, 2I प्लस 2I प्लस J वेयर I लेस देन इक्वल टू J। ये अब जिस बच्चे को ना फंक्शन की नॉलेज है उसके लिए तो आसान है ये क्वेश्चन। अभी जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था 11th में,
सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, जिसने फंक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ा 11th क्लास में, या इससे पहला चैप्टर हमारा फंक्शन आता है, जिसने फंक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ा है उसके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। जिसको फंक्शन में प्रॉब्लम है तो ये क्वेश्चन उसको प्रॉब्लम करेगा। कैसे, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। मुझे क्या बनाना है, एक 3x3 एक मैट्रिक्स बनाना है। पहले उसी को लिख लेता हूँ मैं। सी मैट्रिक्स कैसा होगा, पहले C11, C12, C13, C21, C22, आई थिंक ये तो आपको समझ आ चुका होगा अभी तक। C31, C32, C33। अब मुझे पहले क्या निकालना है, C11। अब बच्चा कंफ्यूज रहता है कि वैल्यू को मैं I और J की यहाँ डालूँ या यहाँ पे डालूँ। अब यहाँ पे देखो I और J दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वालिटी दोनों में से किसके पास है, इसके पास है ना। तो I और J की वैल्यू कहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे। तो I और J की वैल्यू क्या होगी, 2 × 1 + 1 3। अब ये देखते हैं C12, अब 1 बड़ा है या 2, ऑब्वियस सी बात है कौन बड़ा है, 2। मतलब ये तो किसके लिए आया है, I के लिए आया है। ये किसके लिए आया है, J के लिए आया है। यहाँ 1 बड़ा है या 2, कौन बड़ा है, 2, क्योंकि ना हमेशा छोटे की तरफ उंगली के लिए। तो क्या है, J बड़ा है I से। वो कहाँ पे है, J बड़ा कहाँ पे है, I से। यही है ना, जिसकी तरफ उंगली उठाते हैं वो हमेशा क्या होता है, छोटा। जैसे J ने किसकी तरफ उंगली उठा रखी है, I की। यहाँ J बड़ा है और I छोटा है। अगर इस वाले हम रेस में देखें तो I बड़ा है और J छोटा है, क्योंकि I ने किसकी तरफ उंगली उठा रखी है, J की तरफ। तो मुझे किस में वैल्यू डालनी है, यहाँ पे। ये मुझे समझ भी आ गया यहाँ से। तो कैसे डालनी है, I की जगह कितना डालना है, 1, और J की जगह 2। 2 × 1 + 2, ये कितना आ गया, 4। अब मैं C13 निकालता हूँ। वही सेम, ये तो क्या है, I, और ये क्या है, J। यहाँ पे कौन बड़ा है, 3 बड़ा है ना 1 से, तो J बड़ा है I से। J कहाँ पे बड़ा है, I से, यहाँ पे। तो मैं I की जगह कितना डालूंगा, 1, और J की जगह 3। यहाँ पे मैंने कितना डाला, 2 × 1 + 3, तो 2 + 3 5। तो मुझे इस वाली रो की वैल्यू निकाल दी मैंने, इसकी मैंने वैल्यू निकाल दी है। इसकी वैल्यू कितनी आई आपकी, 3, यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, 4, यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, 5। अब ये निकालते हैं C21। C21 ये तो क्या है, I, और ये क्या है, J। 2 बड़ा होता है या 1, ऑब्वियस बात है 2। तो I किससे बड़ा है, J से। अब इन दोनों रिलेशन में से I कहाँ बड़ा है, J में। ये देखो I बड़ा है J से, तो I और J की वैल्यू कहाँ डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे। I की जगह कितना डालना है, 2, और J की जगह तो 2 ही है। 2 + 2 4। अब ये निकालते हैं C22। देखो 2 2, I और J दोनों क्या है, इक्वल। इक्वालिटी का है यहाँ पे, तो कहाँ वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे। 2 × 1 + 2, ये भी कितना आ गया आपका, 4। अब नेक्स्ट देखते हैं C23। देखो ये तो I के लिए आया है और ये J के लिए आया है। यहाँ I बड़ा है J, 3 बड़ा होता है 2 से, तो यहाँ कौन बड़ा है, J। और J कहाँ पे बड़ा, I से। इस वाले रिलेशन में वैल्यू डालेंगे, I की जगह 2 और J की जगह 3। तो 2 × 2 + 3, ये आ गया आपका 7। वैल्यू पुट करते हैं, कितनी आई है, 4 4 7। अब नेक्स्ट निकालते हैं C31। C31 देखो ये तो I के लिए आया है और ये J के लिए आया है। I बड़ा है J, 3 बड़ा होता है या 1, ऑब्वियस बात है 3 किससे बड़ा है, 1 से। या I किससे बड़ा है, J से, और I कहाँ पे बड़ा है, J से, यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, I की जगह कितना डालेंगे, 3, और J की जगह तो 2 ही है, तो 3 × 2 5। अब C32 निकालते हैं। C32 ये किसकी जगह है, I की जगह, और ये किसकी जगह, J की जगह। 3 बड़ा होता है ना 2 से, तो I > J। ये वैल्यू कहाँ पे डालेंगे, I > J यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, I की जगह कितना है 3, और J की जगह तो 2 ही था, 3 × 2 5। अब कितना निकालते हैं, C33। I और J दोनों का इक्वल है यहाँ पे, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 × 3 + 3, ये बच्चों कितना आ गया, 9। तो आपकी वैल्यूज कितनी आ गई, 5
5 7 5 5 9। ये अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वो आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप नोट कर लीजिए। बस बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है, बच्चा कंफ्यूज होता है यहाँ कि यहाँ वैल्यू डाले या यहाँ पे। मैंने आपको बड़ा इजी वे में इसको एक्सप्लेन किया है। आप एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आपका होमवर्क रहेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, होमवर्क के लिए नोट कर लें। होमवर्क क्या है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स Pij 3x3 ये सच डैट या वेयर सच डैट, ये किस तरह से डिफाइंड है, Pij I स्क्वायर प्लस 2j I ग्रेटर देन j 2i माइनस j स्क्वायर I लेस देन इक्वल टू j। इस क्वेश्चन को मैं करवा ही देता हूँ आपको, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ है, मैं सॉल्व करवा ही देता हूँ इसको। ऐसे क्वेश्चन आपको आर डी शर्मा में देखने को मिलेंगे कई सारे, एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेंगे देखने को। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स Pij 3x3। पहले तो आंसर लिखते हैं, इसका आंसर में क्या लिखना है हमें, एक 3x3 की क्या बनानी है मैट्रिक्स, तो वो तो बड़ी सिंपल सी हम सीख चुके हैं, P11 P12 P13 P21 P22 P23 P31 P32 P33। ये तो बहुत सिंपल सी है, इतनी मुश्किल नहीं है। अब हमें क्या बना, पहले P11 चाहिए, मैं पहले मुझे क्या चाहिए P11। देखो इक्वालिटी कहाँ पे है, यहाँ पे I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू भी 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 2 माइनस 1 कितना आ गया 1। इसके बाद P12 निकालते हैं, P12 ये तो I हो गया और ये हो गया J। 1 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है, देखो J कहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है, तो इसी में वैल्यू डालेंगे। I की जगह कितना 1, 2 इंटू 1 और J की जगह 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 4 कितना आ गया -2। इसके बाद P13 निकालेंगे, ये I के लिए आया है और ये J के लिए आया है। यहाँ पे कौन ग्रेटर है, J ग्रेटर है I से, तो ये सेम ही रहेगी क्योंकि J कहाँ पे ग्रेटर I से, यहीं पे, तो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। I की जगह कितना 1 और J की जगह 3, 2 इंटू 1 -3 का स्क्वायर, 2 माइनस 9 कितना आ गया -7। अब निकालते हैं, ये लाइन निकाल ली हमने फर्स्ट, ये तो निकाल ली ना, कितनी आई हमारी 1 -2 और -7, यही आई है ना। तो दोबारा से देख लेते हैं, हमारा है एक तो 1 आया है, एक -2 और एक -7। अब P21 निकालते हैं, P21 I को, यहाँ पे I की जगह कितना आया है 2 और J की जगह कितना आया है 1। कौन बड़ा होता है, 2 बड़ा होता है ना 1 से, तो I ग्रेटर देन J में कौन सी वैल्यू डालेंगे, I किससे बड़ा है J से। यहाँ पे I स्क्वायर प्लस 2J है ना, क्या दिया ये I स्क्वायर प्लस 2J। I की जगह कितना है 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 1, 4 प्लस 2 6। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं P22, दोनों इक्वालिटी नीचे वाले में है, तो 2 इंटू 2 -2 का स्क्वायर, 4 - 4
0। अब P2 3 निकालते हैं, P2 3, यहाँ पे I की जगह कितना आया है 2 और J की जगह कितना आया है 3, तो कौन बड़ा है यहाँ पे J कहाँ पे बड़ा है इस वाले में रिलेशन। I की जगह कितनी वैल्यू डालेंगे 2 इंटू 2 -3 का स्क्वायर 4 - 9 कितना आ गया -5, ये वाली भी आ गई। सेकेंड रो क्या है 6 0 -5। अब नेक्स्ट निकालते हैं P3 1, ये किसके लिए I के लिए और ये J के लिए। I बड़ा है J से, I ग्रेटर देन J, वो कौन से रिलेशन में है, यहाँ पे I की जगह कितना डालेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 1, 9 प्लस 2 कितना हो गया 11। तो P3 2, I की जगह कितना डालेंगे 3 और J की जगह 2, यहाँ I ग्रेटर देन है 3 से, तो कितना बना ये 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2 इंटू 2 4, 9 इंटू 4 13। अब P3 3 निकालते हैं, दोनों इक्वालिटी का यहाँ पे 2 इंटू 3 -3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना गया -3, 11 13 -3। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए आप। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स कि कोई भी दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं। इससे पहले मैंने 11th क्लास में पढ़ा था कि कोई भी दो सेट कब इक्वल होते हैं। फिर उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी दो ऑर्डर पेयर कैसे इक्वल होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कोई भी दो फंक्शन कैसे इक्वल होते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी। तो बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। दो मैट्रिक्स इक्वल क्या होंगे, लेट A and B आर टू मैट्रिक्स, लेट A and B आर टू matrix is said to be equal, is said to be equal if। दो बातें होनी चाहिए, मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ कैसे। दो मैट्रिक्स तब इक्वल होंगी तब तो पहले दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम। तो पहला पॉइंट तो क्या है, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। सबसे पहले क्या होना, दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। अब एक वर्ड आता है कॉरस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट लिखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। इसका मतलब समझाता हूँ आपको। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, corresponding of elements of A and B, A and B matrix are equal। क्या होना चाहिए, corresponding element भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं corresponding वर्ड का मीनिंग क्या हुआ। जैसे A मैट्रिक्स ले ली मैंने, ये A11 A12 A21 A22। एक दूसरी मैट्रिक्स ले ली मैंने B क्या मैट्रिक्स ले ली मैंने, B11 B12 B21 B22।
ये मैट्रिक्स ले ली मैंने, ए और बी क्या दो मैट्रिक्स ले ली, मुझे चेक करना है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं। पहला पॉइंट क्या है मेरा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 और ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। अब ए मैट्रिक्स बी के कब इक्वल होगा, जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे इक्वल। A11 किसके इक्वल होगा B11 के, A12 किसके इक्वल होगा B12 के, A21 किसके इक्वल होगा B21 के, देखो ना B21 के, और A22 किसके इक्वल होगा एंड A22 किसके इक्वल होगा B22 के। तभी क्या कहेंगे दोनों मैट्रिक्स यहाँ हैं इक्वल है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स ले लिया ए 2 3 4 5, एक दूसरा मैट्रिक्स ले लिया मैंने बी 2 3 5 4। मुझे चेक करना है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं। इक्वल होने के लिए सबसे पहले दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। क्या दोनों का ऑर्डर सेम है 2 इंटू 2 2 इंटू 2, तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए इक्वल। देखो 2 2 के इक्वल है 3 3 के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 5, ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 4, ये भी दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या है ए नॉट इक्वल टू बी, ये दोनों मैट्रिक्स यहाँ है इक्वल नहीं है। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने ए मैट्रिक्स ले लिया -1 2 3 4, मैंने बी मैट्रिक्स ले लिया -1 2 3 4। अभी चेक करना है दोनों इक्वल हैं या नहीं। सबसे पहले तो क्या होना है, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम। ऑर्डर ऑफ ए, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, दोनों का ऑर्डर क्या है सेम। अगर ऑर्डर सेम है तो फिर उसके बाद क्या चेक करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। देखो -1 किसके इक्वल है -1 के, 2 किसके इक्वल है 2 के, 3 किसके इक्वल है 3 के, 4 किसके इक्वल है 4 के। तो यहाँ से क्या हो गया ए इज इक्वल टू बी। ये इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कुछ एग्जांपल्स करते हैं इस पे बेस्ड। एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर। फाइंड एक्स वाई एंड जेड, एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर। फाइंड एक्स वाई एंड जेड, हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड की, सच दैट दो मैट्रिक्स दे रखे हैं आपको 3 4 0 -2 इक्वल दे रखी है आपको ये x - 1 y + 2 0 z + 3, ये दोनों क्या दे रखी हैं इक्वल। इसका इक्वल का मतलब क्या है, दोनों का ऑर्डर भी सेम और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या है इक्वल है। तो यहाँ से क्या हुआ, ये एलिमेंट किसके इक्वल होगा इसके। तो यहाँ से x - 1 = 3, यहाँ से x कितना आ गया 3 + 1 = 4 आ गया। और 0 पहले ही 0 के इक्वल है, और ये किसके इक्वल होगा 4 किसके इक्वल होगा y + 2 के। तो +2 इधर आके माइनस, तो y कितना आ गया आपका 2, y आपका आ गया है 2 और x कितना आ गया आपका 4। अब z निकालते हैं। 0 पहले ही 0 के इक्वल है, यहाँ से z + 3 किसके इक्वल है, क्योंकि ये किसके इक्वल होगा इसके इक्वल होगा ना -2 के। यहाँ से z कितना आ गया -2 - 3, z कितना आ गया -5।
ये इजी सा एग्जांपल था। फाइंड एक्स वाई एंड जेड सच दैट, ये दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है, इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या थे, इक्वल। हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रखा और वहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दी। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, फाइंड एक्स एंड वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्स एंड वाई सच दैट, एक्स वाई की वैल्यू निकाली है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 5 2 3 इज इक्वल टू 10 5 3y 3। क्या है, एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली है और क्या दे रखा है हमें, दोनों को इक्वल दे रखा है। इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे और ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा। देखो ऑर्डर तो पहले इसका भी 2x2 है और इसका भी 2x2 है, साथ के साथ क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10, क्योंकि मुझे एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है ना। और ये 3y किसके इक्वल है, 2 के। 3y किसके इक्वल आ गया, 2 के। तो y कितना आ गया, 2/3। y कितना आ गया, 2/3। यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 10 - 1, एक्स स्क्वायर आ गया आपका यहाँ पे 9, x आएगा आपका यहाँ +-3। बच्चे गलती करते हैं, सिर्फ +3 लिख देते हैं, क्योंकि आप देखो 3 का स्क्वायर करो तब भी 9 आएगा, -3 का स्क्वायर करो तब भी क्या आएगा, 9 आएगा। साथ के साथ एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा, इफ वही सेम है, फाइंड एक्स वाई। क्वेश्चन लिख लो, चलो कोई बात नहीं। फाइंड एक्स वाई जेड ए एंड बी इफ x + 3 - 6 b - 3 z + 4 a - 1 -21 2y - 7 0 0 इज इक्वल टू 0 6 3y - 2 -6 -3 2c + 2 2b + 4 -21 0 x y z a b एंड सी इफ, अगर ये क्या दे रखे हो, इक्वल दे रखे हो। यहाँ से कोशिश करते हैं, तो क्या है, दो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो x + 3 किसके इक्वल होगा, 0 के। तो x + 3 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। z + 4 किसके इक्वल है, 6 के। तो यहाँ से z कितना आ गया, 6 - 4, तो आपका z कितना आ गया, 2। इजी सा है ना। 2y - किसके इक्वल है, यहाँ से ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल। 2y - 7 = 3y - 2। देखो माइनस का 2 इधर आके प्लस का, -7 + 2, और ये प्लस का उधर जाके माइनस का, 3y - y आ गया, और ये आ गया -5। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, a - 1 किसके इक्वल है, -3 के इक्वल। a - 1 = -3, -1 उधर जाके +1, a कितना आ गया आपका, -2। अब नेक्स्ट देखते हैं, 0 2c + 2 किसके इक्वल दे रखा है, 0 के। यहाँ से 2c कितना आ गया, ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस का, 2c कितना आ गया, -2/2। तो आपका c कितना आ गया यहाँ से,
-1 और देखते हैं हमारा क्या रह गया ये b-3 किसके इक्वल है 2b+4 के। तो b-3 आपका इक्वल दे रखा है बच्चों 2b+4। तो देखो माइनस का देखो -3 प्लस का 4 इधर आके माइनस और 2b माइनस बी 2b माइनस बी b माइनस का 7। तो हमने ABCD की ये वैल्यू निकाल दी। अब लास्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, उस क्वेश्चन के साथ ही मैं उसी में आपको क्या सिखाऊंगा कंसेप्ट कि कैसे आप उस टाइप के किसी भी क्वेश्चन का आंसर दोगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझना उसको। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको बोर्ड के लिए। क्वेश्चन है हमारा फाइंड हाउ मैनी मैट्रिसेस can be formed by using element (0, 1) of order 2 × 3। बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्या कहा उसने, फाइंड हाउ मैनी मैट्रिसेस। आपको कुछ स्पेशल वर्ड याद रखने हैं। फॉर्म्ड, जहाँ पे फॉर्म आता है वहाँ पे क्या लगता है परमुटेशन। 11th क्लास को याद करो। बाय यूजिंग एलिमेंट 0 and 1 of 2 × 3 कि आप 2 × 3 की 0, 1 की यूज करके कितनी मैट्रिसेस फॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो। देखो फिजिकल काउंटिंग तो पॉसिबल नहीं होती, इसके लिए आपको एक शॉर्टकट कह लो, इसको कंसेप्ट कह लीजिए। हर तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करेगा, बस आपको सीखना है। और इसके लिए आपको 11th क्लास का परमुटेशन आना चाहिए थोड़ा सा। कैसा क्वेश्चन है ये, आंसर लगाते हैं, बहुत आसान रहेगा आपके लिए। मुझे क्या करना है, कितने ऑर्डर की, जिसमें रो कितने चाहिए 2, 1 और कॉलम कितने चाहिए 3। ऐसे ही बनेगा ना मैट्रिक्स 2 × 3। रो कितने हैं देखो इसमें 2 और कॉलम कितने हैं इसमें 3। ऐसी मैट्रिक्स चाहिए। और कैसे एलिमेंट है 0, 1। यहाँ कौन आ सकता है, या तो 0 आ सकता है या 1। इसके पास कितने वेज हैं 2। यहाँ भी या तो 0 आ सकता है या 1। इसके पास भी कितने वेज हैं 2। इसके पास भी कितने वेज हैं 2, क्योंकि यहाँ भी 0 और 1 आ सकते हैं। इसके पास भी कितने वेज हैं 2। इसके पास भी 2 और इसके पास भी 2। जिस बच्चे को परमुटेशन आता है उसको तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ आ जाएगा। फिर भी आप कोशिश लगाएं, जिन बच्चों ने परमुटेशन को ध्यान से नहीं पढ़ा 11th क्लास में। देखो इस यहाँ 0 और 1 आ सकते हैं, यहाँ भी 0, 1 आ सकता है, यहाँ भी 0, 1 आ सकता है, यहाँ भी 0, 1 आ सकता है, यहाँ भी 0, 1 आ सकते हैं, यहाँ भी 0 और 1 आ सकता है। इसके पास भी दो ऑप्शन है। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सबका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 11th क्लास से सीखा है। 2 × 2, देखो 2 × 2 × 2, फिर 2 × 2 × 2, देखो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है। ऐसे कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हैं 64 मैट्रिक्स ऐसे पॉसिबल हैं। और आपको डायरेक्टली बोलें तो आप बिल्कुल भी बना नहीं पाओगे इस चीज़ को। एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं इसके ऊपर, फिर आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्या लिखो, हाउ मैनी टोटल मैट्रिसेस टोटल और डाल लेना। हाउ मैनी टोटल मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग एलिमेंट 0, 1, -1 ऑफ ऑर्डर 2 × 2 की, कि 2 × 2 की इन 3 एलिमेंट का यूज करके हम कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं। देखो आंसर में लिखते हैं कितने, 2 तो रो चाहिए और 2 ही क्या चाहिए
कॉलम, यही मुझे मैट्रिक्स बनानी है ना, वही परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगेगा। यहाँ पे क्या आ सकता है, या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या -1। इसके पास कितने वेज हैं, 3 वेज। यहाँ भी या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या -1 आ सकता है। इसके पास भी कितने वेज हैं, 3। यहाँ भी या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या -1। इसके पास भी कितने वेज हैं, 3। यहाँ पे भी या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या -1 आ सकता है। इसके पास भी कितने वेज हैं, 3। बाय फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल कितना बन गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की पावर 4। ऐसी कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल हैं, 81 मैट्रिक्स पॉसिबल है। इसके 1 मार्क्स में क्वेश्चन आने के बड़े चांसेस हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और साथ के साथ हम एनसीईआरटी की 3.1 को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी की 3.1 का इंट्रोडक्शन लगभग खत्म हो गया है, सिर्फ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को छोड़कर। आप एनसीईआरटी की 3.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 8 को छोड़कर आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। जैसे नेक्स्ट लेक्चर होगा हम इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे, साथ के साथ 3.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।